वेलकम स्पीच के लिए श्री राम प्रकाश गर्ग। आज के इस वेबिनार में सभी का स्वागत है और मैं आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे श्री आशुतोष A.T. पेडनेकर साहब IAS हैं और उनके बारे में ब्रीफ में आपको बता दूं, 2002 बैच के IAS ऑफिसर हैं, राजस्थान काडर में हैं और कलेक्टर रहे हैं। वो शुरू से धौलपुर से उन्होंने शायद अपना कलेक्टरशिप शुरू किया। धौलपुर, बूंदी, श्री गंगानगर, अलवर, उदयपुर और महत्वपूर्ण जयपुर ऐसी जगह पर रहते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। मेरे हिसाब से पेडनेकर जी गो टू मैन हैं। जब भी कहीं राज्य सरकार को कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है तो पेडनेकर जी को याद करते हैं। अभी पीछे कोरोना काल में भी डिजास्टर मैनेजमेंट में उनकी अच्छी भूमिका रही है। आप सबको ज्ञात होगा, कोरोना काल में सबसे अच्छी जो डेटा रहा है वो राजस्थान का रहा है। सबसे हाईएस्ट रिकवरी रेट करीब 76% और सबसे कम कैजुअलिटी और सबसे कम कोरोना पॉजिटिव केसेस। जहां तक मेरा ताल्लुकात है, पेडनेकर जी से मेरी मुलाकात जब वो कलेक्टर अलवर थे तब हुई थी और मैंने उनमें वो जज्बा और विश्वास देखा था। एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने इकट्ठा किया था, प्रोजेक्ट एकता। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे सरकारी विद्यालय भी एक मिसाल बन सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को सरकार ने, हिंदुस्तान ने और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी अच्छा सराहा गया था। इसके साथ साथ ही अलवर वाहिनी एक प्रोजेक्ट मुझे याद है, अर्बन कम्यूटिंग की प्रॉब्लम जो है विदाउट सरकारी खर्चा कैसे उन्होंने 2-2.5 हजार अलवर वाहिनी अलवर में इंट्रोड्यूस की और अलवर वासियों का कम्यूटिंग काफी आसान हो गया। इसी प्रकार से जैसे जैसे मेरा उनसे ताल्लुक पड़ा है, मैंने देखा है कि वो एक बहुत ही समझदार, अनुभवी और एक्शन के आदमी हैं और हमारे साथ खुशी है कि आज वो हमारे बीच में हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर रिको। जो लोग राजस्थान से जुड़े हुए हैं उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। रिको क्या है? रिको सबसे बड़ा संस्थान है जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ऑल ओवर राजस्थान प्रमोट करता है। आपका स्वागत है पेडनेकर जी, हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। साथ साथ जो है हमारे साथ जितने भी दर्शक हैं, सोलंकी जी हैं और जो भी हमारे प्रेजेंटर हैं, सुनील पचार जी और राकेश जी जो आज अपना प्रेजेंट करेंगे। सहयोगी संस्थाएं, लघु उद्योग भारती, रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हरीश गौड़ जी भी हमारे साथ हैं। उन सभी का स्वागत है और सबसे ज्यादा स्वागत है जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं। मेरा आह्वान है कि आज हम यहाँ से जो कुछ लेके जाएं, कल उसको हम अपने जीवन में ग्राउंड लेवल पर अडॉप्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद राम प्रकाश जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने आज के मुख्य अतिथि का स्वागत किया, उनके बारे में बताया और उनके पीछे के जो किए गए कार्य हैं वो उनकी एक झलक हम लोगों को दिखाई सबको। और अब मैं इसके बाद अपने आज के स्पीकर श्री राहुल जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। नमस्ते सभी। नमस्ते राहुल जी। नमस्ते नमस्ते। स्वागत है आपका। आपसे आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, रिको को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये एक अवसर मिला है जो हमारी स्मार्ट वर्किंग की टेक्निक है उसको आप सबके सामने लाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा एक समझ लेते हैं कि अब की जो सिचुएशन है वो क्यों है। तो हमारी जो कंपनी है उसका नाम ऊर्ध्वम है। ऊर्ध्वम यानी कि संस्कृत में रीचिंग हायर मीन्स जो ऊपरी जो 10 दिशाएं रहती है उसमें जो ऊपर वाली जो दिशा होती है उसको ऊर्ध्व बोलते हैं और हमारी कंपनी उसी का एक निर्देश करती है। तो हमारी कंपनी क्या करती है, वो एक इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस देती है जिन प्रॉब्लम को जो मैसिव ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारे सामने उपस्थित हुए हैं,
या लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर से फॉरेस्ट से हम अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा कि हमारा कंजम्पटिव इकोनॉमी जो है, क्योंकि हम टीवी में देखते हैं ये दिल मांगे मोर, ये अभी, तो हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते जा रहे हैं और उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा पैमाने पर जरूरत पड़ रही है। तो और ये सिचुएशन और भी बहुत कठिन होती जा रही है, क्योंकि हमारा जो एक रवैया है, हमारा एक जो नॉलेज है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो बहुत कम होते जा रहा है, और हमारी जो ग्रीड है, हमारी जो अपेक्षा है नेचुरल रिसोर्स की, तो वो बढ़ती ही जा रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सब जगह हमें सूखा, अकाल, ड्राउट दिख रहा है, सब बहुत जगह हमें वाटर पोल्यूशन दिख रहा है, पानी के भंडार भी अभी पोल्यूटेड हो चुके हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर स्केर्सिटी भी बढ़ रही है। तो पानी की एक दिक्कत एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे विश्व के सामने और भारत के सामने। तो मैं भारत के बारे में जब बात करूंगा तो मैं ग्राउंड वाटर, भूजल के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करूंगा। तो जब मैं बात कर रहा था कि हमारे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे तो 80% जो जनता है या जो पानी की आपूर्ति है वो भूजल के माध्यम से होती है। ये भूजल बहुत ही समझने में कठिन है, दिखता नहीं, अंदर है, इसलिए हमारी जो भूजल की परिस्थिति है वो बहुत ही धीरे धीरे कठिन होती जा रही है। अब ये समझ लेंगे कि ये सिचुएशन क्यों आ रही है, क्योंकि पृथ्वी तल पे जो पानी है वो कहीं बाहर से तो आया नहीं है, स्पेस से आया नहीं है, जो हमारे पास था वही है, पानी है हजारों करोड़ों साल से, और हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रहा है। 100 साल पहले हमारा पॉपुलेशन जो अभी है उसके हिसाब से आधे से भी कम था। तो पर कैपिटा जो हर व्यक्ति पानी की उपलब्धि है वो कम होती जा रही है। उसके साथ जो हमारी खाने पीने की जो हमारी हैबिट्स है वो बदलती जा रही है। पहले हम जो वेजिटेबल्स खाते थे तो 1 केजी वेजिटेबल बनाने के लिए इस वाटर फुटप्रिंट, वर्चुअल वाटर फुटप्रिंट कैलकुलेटर में आपको दिखता है कि 325 लीटर पानी लगता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती जा रही है वैसे वैसे हम ये प्रोसेस फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, शक्कर की तरफ, राइस की तरफ जा रहे हैं, मीट की तरफ जा रहे हैं, डेयरी की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि 1 केजी आपको अगर मीट बनाना है तो आपको कम से कम उसमें 4000-5000 लीटर तक का पानी की आपूर्ति आपको करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर। हम भारतवर्ष जो है वो जमीन से सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पानी निकाल रहे हैं, और 4.5 करोड़ बोरवेल्स में से और 20 लाख हर साल नए बोरवेल्स उसमें से ऐड होते जा रहे हैं। और हमारी पानी निकालने की जो परिस्थिति 2010 में 260 क्यूबिक किलोमीटर इतनी थी, अब तक तो ये मेरे ख्याल से 360 या 400 क्यूबिक किलोमीटर तक गई रहेगी। और उसकी वजह से आपको सब जगह पे दिखता है कि नीति आयोग के द्वारा भी ये बोला गया है कि अराउंड 54% जो बोरवेल्स है वो नेक्स्ट 5 से 10 साल में पूरी ड्राई होती जाएगी। ये भी एक अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन का एक मैप है, उसमें आप देख सकते हो कि भारत में पूरा रेड दिखा रहे हैं। इतना हम पानी निकाल रहे हैं कि ये एक नासा का ग्रेस सैटेलाइट है, उसने ये स्टडी किया था। उसमें आप देख सकते हैं कि जो 2002 से 2008 तक उसने ग्रेविटी का चेंज जो पृथ्वी पर होता है उसका स्टडी किया, नॉर्थ इंडिया का भी किया। तो आप देख सकते हैं कि हम पृथ्वी में से इतना पानी निकाल रहे हैं, भूजल निकाल रहे हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का जो उसका जो एक स्टैंडर्ड है उसमें हम बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। तो हम इतना पानी निकाल रहे हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी बदल रहा है नॉर्थ इंडिया के ऊपर। आप तो देख सकते हैं राजस्थान में भी उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सब जगह पे हमें पानी की दिक्कतें हो रही है, वाटर क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं। अर्बन कॉन्टेक्स्ट में, इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में हमें टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा है। तो वाटर क्वालिटी नीचे जा रही है, वाटर स्केर्सिटी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज को पानी खरीदना पड़ रहा है, तो कॉस्ट भी उसकी बहुत बढ़ रही है। और वैसे देखा जाए तो पानी की दिक्कत सब जगह पे दिखने लगी है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो मेरे ख्याल से एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है जो हमारे
दादा परदादा हमारे पूर्वज करते थे। स्मार्ट एंड एफिशिएंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मेरे ख्याल से राजस्थान इज पायोनियर इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो टाका है, बेरी है, खदीन है, ये सब जो चीजें हैं राजस्थान में, वो क्या है, वो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है। और जो वो टेक्निक उस जमाने में हमारे पूर्वजों ने जो बनाई थी, उसको अभी हमें फिर से रिविजिट करने की जरूरत है। तो हो क्या रहा है कि हमारा जो डिमांड है एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल का, तो वो ज्यादा है और हमारा सप्लाई कम है। तो अभी हमें सप्लाई बढ़ाने की आवश्यकता है और डिमांड मैनेजमेंट करने की भी आवश्यकता है। तो सप्लाई ऑगमेंटेशन कैसे हो सकता है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हो सकता है। अभी इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में सिर्फ 3 महीने बरसात होती है। जो भी कुछ आसमान से पानी बरसना है वो 3 महीने में बरसता है, लेकिन हम पानी की आपूर्ति, पानी का हम यूसेज जो है हमारा है वो है 9 महीने का। अगले 9 महीने उस पानी का हमें उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन पानी गिरने की क्षमता 3 महीने, पानी यूज करने की रिक्वायरमेंट 9 महीने है। तो ये 3 महीने का पानी 9 महीने, अगले 9 महीने तक कैसे बढ़ाया जाए, उसका भंडारण कैसे किया जाए, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके लिए बहुत सिंपल सा एक सॉल्यूशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो उसमें 4 पहलू आते हैं। एक तो कलेक्शन, उसके लिए कोई रूफटॉप चाहिए या सरफेस रन ऑफ, कोई नाला चाहिए, नदी चाहिए, या कोई अदर सरफेसेस रहेंगे वो चलेगा। उस पानी को आपको पाइप या स्टॉर्म वाटर सिस्टम के द्वारा उसको एक दिशा में लेके जाना पड़ेगा, फिर उसको फिल्टर करके फिर उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, या उसको टैंक में उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा। उसका रेन वाटर्स का यूसेज कैसे रहता है? तो डायरेक्ट यूसेज रहता है, जहाँ पे आप नॉन पोर्टेबल, जो पीने का पानी नहीं है, उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, इरिगेशन, प्रोडक्शन, वॉशिंग, ड्रिंकिंग फॉर एनिमल्स एक्सेट्रा। लेकिन जो इनडायरेक्ट रेन वाटर यूसेज है वो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके आप उसको जमीन में, जो भूमि में जो जलधर है उनमें आप स्टोर कर सकते हो मानसून के सीजन में। लेकिन कहाँ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये कैसे समझने का, यही एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा रहता है। उसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी है, उसको एक मेथोडोलॉजी है, जिससे पहले सैटेलाइट इमेज एनालिसिस करके उसका एक लैंड यूज पैटर्न चेंज एनालिसिस समझ के, फिर रेनफॉल और सरफेस हाइड्रोलॉजी का एक अध्ययन करके, फील्ड सर्वे जहाँ पे जियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी का मैपिंग करके, और इनडायरेक्ट वे ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वे करके, जमीन के नीचे क्या एक्वीफर्स है, क्या जलधर है, उनकी परिस्थिति क्या है, वो कितने डेप्थ पे है, उनका थिकनेस कितना है, उनका जो एक ज्योग्राफिक एक्सपांस है वो कितने एरिया में फैले हैं, ये सब का एक स्टडी करके हम उसमें एक्वीफर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस टेस्ट भी हम करते हैं, करना चाहिए रदर। और फिर जो भूजल है उसका एक रिसोर्स एस्टिमेशन निकालना चाहिए। फिर रिसोर्स एस्टिमेशन के हिसाब से हम पानी कितना निकल रहे और अभी पानी उसमें कितना डाल सकते हैं, उसका एक अध्ययन करके हम उसका एक अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं। एक केस स्टडी में लेना चाहूंगा। एक इंडस्ट्री था पुणे के बगल में जहाँ पे हमने ये काम किया था। ये इंडस्ट्री था, उसमें उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग और हमने डिजाइन किया था। तो हमने उसका लैंड यूज पैटर्न चेंज सैटेलाइट इमेज एनालिसिस से किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले 2006 में इतना ज्यादा वहाँ पे लैंड यूज पैटर्न था नहीं, उसका यूज ज्यादा नहीं किया गया था। यहाँ पे वो फैक्ट्री थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2015-16 में वहाँ पूरा लैंड यूज पैटर्न चेंज होके एग्रीकल्चर से वो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक बन चुका था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उसका जो लैंड यूज पैटर्न है वो चेंज हो गया था, और जो रेनफॉल एनालिसिस का स्टडी भी करना चाहिए था वो हमने किया था। वहाँ पे जो रेनफॉल असेसमेंट की वजह से कितना पानी गिरता है, उसका पीक रेनफॉल क्या है वो समझ के, वहाँ का सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी क्या है, वहाँ पे पहले पानी की परिस्थिति कैसी थी। वहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये एरोस दिख रहे हैं कि यहाँ पे वो पानी का बहाव है। जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं या डोमेस्टिक डेवलपमेंट करते हैं तो पानी के बहाव को हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो उसका पहला वाला सिचुएशन और बाद वाला सिचुएशन समझना भी बहुत जरूरी रहता है। तो ये जो पहला नाला था वो तो अभी गायब ही हो गया है, क्योंकि वहाँ पे सब इंडस्ट्री आ चुकी है या बिल्डिंग्स आ चुकी है।
तो हम बोरवेल में भी हम बोरवेल की एंजियोग्राफी, जहाँ पे वो एग्जिस्टिंग बोरवेल्स है उसकी हम एंजियोग्राफी करके उसके नीचे का जो स्तर है उसको हम लिथोलॉजी बोलते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। कितना एक्यूफर से, कितना उसका थिकनेस है, उसका कितना स्ट्राइएशंस है, कुछ जमीन में कुछ स्ट्रक्चर्स है क्या जो ग्राउंड वाटर को रोक रही है, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। फिर एट अ लार्जर स्केल जियोफिजिकल सर्वे हम जिसको बोलते हैं, जिसमें हम अर्थ सिस्टम में इलेक्ट्रिकल करंट पास करके जो उसका जो रेजिस्टेंस का सिग्नेचर रहता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जितना कठिन पाषाण हो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, और जितना मृदु पाषाण हो या जिसमें पोरोसिटी ज्यादा हो उसका रेजिस्टिविटी कम रहता है। तो उसके हिसाब से हम ये ऐसा सर्वे करते हैं ऑन फील्ड, और उसके हिसाब से हमें ये एक एक्सरे जैसा मिलता है जमीन के निचले स्तर का, जिसमें हम समझ सकते हैं कि पानी की परिस्थिति क्या है या उसमें जलधर की परिस्थिति क्या है। और अभी आप देख सकते हो, अगर ये ग्रीन वाला पैच है वहां पे अगर बहुत कठिन पत्थर है जमीन के नीचे, तो यहाँ पे अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया तो उसका कुछ हमें इम्पैक्ट मिलने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे करना है तो आपको यहाँ पे एक डीप शाफ्ट डाल के वहां पे रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप सतह पे भी रिचार्ज करोगे तो ये पानी बहुत जल्दी से और बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर जाएगा। तो इस तरह इस एक्सरे सेक्शन से हम निकाल सकते हैं कि पानी कहाँ रिचार्ज सकते हैं, कहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये एक ऐसा एक जलधर का मापन करने का एक तरीका है। और फिर इसके हिसाब से हम जो एग्जिस्टिंग बोरवेल से उसके हिसाब से जो नीचे वाले जो जलधर है उसके हिसाब से हम ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। उसके लिए बहुत सारा कैलकुलेशंस रहता है, वो सब कैलकुलेशन करके नंबर्स के साथ एक्वीफर की पानी लेने की क्षमता का भी एक टेस्ट करके हम फिर उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैलकुलेशन करते हैं कि कितना पानी साइट पे गिरता है, कितना पानी एक्वीफर ले सकता है और कितना रेन वाटर उसमें हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस मापन में आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अगर ये बिल्डिंग्स है या इंडस्ट्री है जिसमें से हम पानी सिर्फ निकाल रहे हैं बोरवेल में से, तो धीरे धीरे उस पानी की क्षमता कम होती जाएगी। और हमें जैसे मैंने कहा कि जो ऊपरी परत का पानी है जो हमें बावड़ी में दिखता है वो बहुत जल्दी से पानी भर जाता है ऊपरी परत का, लेकिन उस पानी को नीचे जाते जाते उसको बहुत सारे रॉक स्ट्रक्चर्स में, पत्थरों में से जाना पड़ता है। तो बहुत कम मात्रा में और बहुत स्लो पानी नीचे की तरफ जाता है। और ये पानी निकालने का हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंप, वो बहुत फास्ट रहता है। तो इसलिए इम्बैलेंस रहता है कि पानी का रिचार्ज होने का जो रेट है वो कम है, हमारा निकालने का रेट ज्यादा है। इसलिए बोरवेल शुरू में अच्छी देती है, बाद में उसको पानी उससे कम मिलता है और कई जगह पे वो बोरवेल ड्राई हो जाती है। तो ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जहाँ से हम रूफटॉप से पानी लेके उसको रिचार्ज करके एक रिचार्ज शाफ्ट में डाल सकते हैं, तो हम जो अपना प्रोडक्शन बोरवेल है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो अभी ये जो एक पिट टाइप रिचार्ज स्ट्रक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि एक सरफेस वाटर बॉडी लगता है और बोरवेल के अगल बगल में हम एक गड्ढा बना के उसमें हम फिल्टर मीटर डाल के उसमें से पानी रिचार्ज करते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत स्पेस लगता है और टाइम और पैसा तीनों लगता है। तो यही एक उसका एक्चुअली उदाहरण देखा जाए तो छोटी मात्रा में ऐसा रिंग्स डाल के भी हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एक प्रोडक्ट नहीं, ये सिस्टम है और उसके लिए उसका एक बफर सिस्टम, उसका फिल्टर सिस्टम वो भी डिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि जो बफर जो बोरवेल रहता है वो सिर्फ 6 इंच का 8 इंच का रहता है, उसमें पानी देने की और लेने की क्षमता भी बहुत लिमिटेड रहती है। तो जब बरसात से पानी गिरता है बहुत सारे पैमाने पे वो तैयार होता है, वो जैसे बकेट फुल तैयार होता है और हमारी बोरवेल तो एक बोतल की तरह होती है। तो बहुत सारा पानी जो अगर हम उसमें डालने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट जाता है। तो उसके लिए हमें बफर सिस्टम और फिल्टर सिस्टम भी डिजाइन करना पड़ता है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ सॉल्यूशन, वो एक प्रोडक्ट नहीं है। हमें लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे पास 2 एकड़ का इंडस्ट्रियल शेड है तो उसका आप कॉस्ट बताएंगे, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये सब ये अध्ययन करके उसके लिए एक सॉल्यूशन डेवलप करना पड़ता है, ये प्रोडक्ट नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मेंटेनेंस भी लगता है, तो हम सबको पता है। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि ग्राउंड वाटर जो सिस्टम रहता है वो जमीन के नीचे बहुत बड़े एरिया पे रहता है, तो इसके बहुत जरूरी है। अगर आप
रिचार्ज जोन में पानी का रिचार्ज करना चाहो तो वो उतना नहीं होता है। तो हमारा मानना ये है कि अगर आपका आपका फैक्ट्री और आपका हैबिटेशन यहाँ पे है और यहाँ पे आप रिचार्ज करना चाहो तो ज्यादा पानी रिचार्ज नहीं पाओगे, लेकिन उसके रिचार्ज एरिया में अगर आप ज्यादा पानी डालो तो वो पानी नीचे जाके आपके डिस्चार्ज एरिया में का आपका पानी बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ हमारे कॉम्प्लेक्स में या हमारे इंडस्ट्री में या अपार्टमेंट में या टाउनशिप में नहीं देखना है, हमें बाहर जाके भी देखना पड़ेगा कि रिचार्ज एरियाज कहाँ है, और वहां पे अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसका हमें फायदा बहुत ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो जाएगा। तो ऐसे स्वेल्स हम बना सकते हैं, ऐसे आर्टिफिशियल इंजेक्शन रिचार्ज के हम प्रावधान कर सकते हैं। तो अगर रिचार्ज करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, तो हार्वेस्टिंग करके अगर सीमेंट टैंक्स या प्लास्टिक टैंक में स्टोर करना है तो उसकी कॉस्ट, उसकी लगान बहुत ज्यादा लगती है। तो उसके बजाय जो ऊपरी परत का जो अपना या निचली परत का जो एक्वर सिस्टम है, जलदर है, तो उनमें से हमने ऑलरेडी करोड़्स ऑफ लीटर ऑफ पानी निकाला है, तो वहां पे वो स्पंज की तरह तैयार है। हमें सिर्फ ये प्रावधान करना है कि उसमें हम पानी डाल के उसको स्टोर कर सकें, और इस वजह से ये जो पानी स्टोर करने की प्रक्रिया है उसको पहले समझ के फिर हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं। बहुत कम मात्रा में, कम पैसे में, कम समय में हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं और परिस्थिति को पूरा बदल सकते हैं। तो हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, उसको बोर चार्जर बोलते हैं। उसका मैं अभी एक छोटा सा एक डेमो देना चाहूंगा, एक एनिमेशन है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि जो ऊपरी परत का पानी है वो पानी हर बरसात के समय में बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ता है, और वो ऊपरी परत का जो पानी है वो 200 फुट जाने तक, 300 फुट जाने में, क्योंकि उसके नीचे जो रॉक लेयर रहता है, हार्ड रॉक लेयर रहता है, तो उसकी वजह से वो पानी जो है वो हार्ड रॉक में जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो वो 200-300 फुट जाने में डेकेड्स एंड सेंचुरीज लगता है, और फिर उस पानी को जमीन के फिर से नीचे 600-800 फीट तक जाने में हजारों साल निकलते हैं। जब हम पानी निकाल रहे हैं तो अभी पानी का वो अभी का पानी नहीं रहता। जब हम बोरवेल करते हैं तो हम एक बोरवेल में होल करते हैं और फिर उसमें केसिंग डालते हैं। वो केसिंग पहले हार्ड रॉक की परत तक रहता है, क्योंकि उसमें से बाहर का जो डेब्री है, रॉक्स है, सॉइल है, वो नीचे ना गिरे और अपना बोरवेल बंद ना हो। इसलिए बोरवेल में जो पानी मिलता है वो निचली परत से मिलता है, 200, 400, 600 फीट से मिलता है, जिसका रिचार्ज रेट बहुत कम रहता है। और जब हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंप से पानी निकालते हैं तो बहुत फास्ट निकालते हैं, तो इसीलिए पहले बोरवेल अच्छा पानी देते हैं, धीरे धीरे उसका पानी कम होते जाता है, क्योंकि ऊपरी परत का जो पानी है तो जो हर साल वर्षा में भर जाता है वो अंदर नहीं जा पाता उस बोरवेल में। तो हमारी जो टेक्निक है उसमें हम बोरवेल में एक कैमरा सिस्टम डाल के उसका एक अध्ययन करते हैं, उसके जलदर है, उसका एक पूरा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग करके आपको भी दिखा के उसका एक एंजियोग्राफी करते हैं। और फिर हमारा एक बोर चार्जर रोबोटिक टूल है जिससे हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, जो इससे हम बाहर का जो पानी है उसको अंदर आने में मदद करते हैं। जैसे आप लेफ्ट हैंड को देख सकते हैं कि उस हाइड्रोजियोलॉजिकली अप्रोप्रिएट डेप्थ पे जब हम पानी को अंदर जाने की एक स्लिट्स के द्वारा हम कोशिश करते हैं, तो बाहर का फिल्टर पानी अंदर जाके वो ग्रेविटी के माध्यम से सबसे नीचे 600 फीट तक, 200-400 फीट तक गिरता है, और फिर वहां पे हमने करोड़्स ऑफ लीटर्स ऑफ पानी निकाला है, वहां जाके वो रुक जाता है और फिर वो रुका हुआ पानी हमें बाद में मिल सकता है। तो इस वजह से अभी आप देख सकते हैं कि ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का हमारा जो इसका एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि जब ये पानी बाहर केसिंग के बाहर था, अब जब हम उसको स्लिट करेंगे हाइड्रोजियोलॉजी के माध्यम से तो पानी अंदर आने लगता है, और ये कंटिन्यूअस 24/7/365 डेज आपको ये पानी अंदर जाते दिखेगा। और ये पानी इतनी मात्रा में होता है कि आपका बोरवेल का पूरा जो उसका जो बिहेवियर है वो पूरा चेंज होते आपको दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने बहुत सारे जगह पे ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया है कि जो पानी तेजी से अंदर आते आपको दिखेगा। तो ये इस केस में हमने जब बोरवेल में केसिंग में 80 से 100 फीट तक जो हमने जो स्लिट्स किया, मैं इसकी बात कर रहा था कि ये जो हमने बहुत सारे जगह पे भारतवर्ष में पूरे हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किए,
तो उसकी वजह से पानी नीचे आपको जाता दिखेगा। जो पानी बोरवेल की केसिंग के बाहर था लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा था, अगर हम उसको एक दिशा देते हैं तो पानी वो अंदर की तरफ जाके निचले स्तरों में, निचले जलदर है उसमें क्रोर्स ऑफ लीटर्स जो हमने स्पेस खड़ा किया है क्योंकि हमने उसमें से पानी निकाला है, तो उसमें ये फिर से पानी भर जाता है और ये पानी हमें बरसात के बाद में हमें इस्तेमाल करना पॉसिबल हो जाता है। तो ये हमारे टेक्निक के सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स है। जो बोरवेल का रिचार्ज है 4 to 20 टाइम्स बढ़ाते हैं नेचुरल रिचार्ज के कंपैरिजन में। 2 लाख से 80 लाख लीटर तक पानी हर वर्ष विदाउट एनी एफर्ट हम ज्यादा बोरवेल में अंदर डाल सकते हैं और 90 to 95% हमारा सक्सेस रेट है। इससे 1 से 6 महीने तक पानी की आपूर्ति का जो टाइम है वो बढ़ सकता है। इसकी वजह से इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर का क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा पैमाने पे पड़ता है और अपना जो उसका पंपिंग एनर्जी कॉस्ट भी कम हो जाता है क्योंकि पानी की लेवल ऊपर तक आ जाती है और उसका टैंकर का कॉस्ट जो है वो भी कम होते जाता है। तो ये कुछ हमने इम्प्लीमेंटेशंस किए थे, उनका मैं आपको टेस्टिमोनियल दिखाना चाहूँगा। मेरा नाम गोपाल पटेल और मैं सचिव ग्राम पंचायत मुगली और तहसील हमारा आस्था पड़ता है जिला सीहोर मध्य प्रदेश। हमने जो संस्था है जो हम उसके माध्यम से और समर्थन संस्था के सहयोग से बोर रिचार्ज उन लोगों ने पहले हमको प्रशिक्षण दिया और वीडियो में बताया कि किस तरीके से वो बोर रिचार्ज करते हैं जिसमें बिना गड्ढा खोदे वाटर लेवल को बढ़ाया जा सकता है और बोर की उपयोगिता को भी बढ़ाया जा सकता है। उसको देखा और हमें कुछ समझ आया। उसके बाद आज हम उसको करवा रहे हैं। अभी लाइव हम यहीं बैठे हैं और साथ में अभी एक बोर को हम करवा चुके हैं। हमने पहले वीडियो देखा, जब हमने उसमें कैमरा डाला तो पानी कहीं से नहीं रिस रहा था। लगभग 320 फीट पर उसमें पानी था और बाकी ऊपर की पूरी भूमि उससे सूखी थी। उसके बाद कटर से इन लोगों ने मशीन के द्वारा कटर से कट लगाए। लगभग 35 से 40 जगह इन लोगों ने कट लगाए। उसमें बोर में 4 इंच लंबे और 1 mm चौड़ाई का ये कट लगाते हैं। उससे पानी बचता है। जो वाटर लेवल हमारा ऊपर है वो पानी केसिंग से दब जाता है क्योंकि यहाँ मालवा में जो बोर लगते हैं उनमें सभी लोग अपना केसिंग 40 से 45 फीट तक पूरा पैकिंग वाला डालते हैं। इस कारण जो नाले के स्तर का पानी होता है बारिश में जो नाले में बह जाता है वो हमारे बोर में नहीं आ पाता, इसलिए वाटर लेवल हमारा कम भी होता है। केवल हम भूमिगत जल को निकाल पाते हैं। इन लोगों ने वो 45 फीट के दायरे में जितने भी कट लगाए हैं, हमने बाद में जब वीडियो कैमरा डालकर देखा तो उसमें पानी झरता हुआ हमें दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमें इसमें लाभ दिखा है और इससे फायदा भी होगा। बारिश के बाद इन लोगों के पास अभी जो रिपोर्ट है इनके 100% बोर सक्सेस हुए हैं और सभी में पानी की मात्रा लगभग जहां दिसंबर में पानी खत्म हो जाता था वहां फरवरी मार्च तक पानी अभी चल रहा है। तो पानी को रिसाने और बोर रिचार्ज का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से मैं आई जस्ट गो बियॉन्ड दिस कॉस्ट कंपैरिजन वाइज पिट टाइप रिचार्ज से या कुछ अदर जो टेक्निक्स है उससे बोर चार्जर बहुत कम और सस्ती मात्रा में हो जाता है, 2-3 घंटे में हो जाता है और इससे बहुत सारे फार्मर्स को बहुत सारा इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। तो फाइनल कंसिडरेशन आई वुड लाइक टू सबमिट इसकी बेसिकली ये बहुत एक अच्छा पावरफुल टूल है अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से हम समझ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है। तो वन साइज डजंट फिट ऑल और उसका पहला अगर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारा इम्पैक्ट हमें जल्दी से जल्द हम उसमें हम ला सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका कि हमें ये आपने ये अवसर दिया। तो बोर चार्जर का जो टेक्निक है तो हम राजस्थान में बहुत जगह पे कर भी चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो हमें जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू राहुल जी। और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया पानी को कैसे बचाया जा सकता है। अब मैं अपने अगले स्पीकर को इनवाइट करता हूँ, सुनील पचार जी। धन्यवाद विपिन जी और राम प्रकाश जी, गजेंद्र जी, पेडनेकर जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही अच्छी शुरुआत है। गजेंद्र जी का जुनून दिखता है कविता के माध्यम से। तो मैं बता दूं कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और IT इंडस्ट्री में 26 साल काम करके
पिछले 5-7 साल से मेरा जुनून पर्यावरण की तरफ है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि कैसे पर्यावरण के साथ समन्वय से रहें। तो इसलिए जो मेरा अब मकसद है वो है इको लिव, कि पर्यावरण के साथ कैसे समन्वय से रहें। तो गुड़गांव में हम प्राकृतिक चिकित्सालय चलाते हैं और वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं। विपिन जी, आपकी ये मेरे सपनों के भारत की बहुत अच्छी पहल है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। अभी मैं जैसे कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और आईटी में बहुत काम किया, तो मैं जैसे गजेंद्र जी को मैं कह रहा था, वो कविता से बताते हैं, मैं जनरली इमेजेस के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू कॉमन सेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो ऐसा बोलते हैं कि एक फ़ोटो मिलियन वर्ड्स के बराबर होती है। तो मैं 10-15 स्लाइड में मोटा मोटा, और राहुल जी ने काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम आसान कर दी कि बहुत उन्होंने ग्राउंड वाटर रिचार्ज वगैरह मुद्दों को समझा दिया। और जब मैं समय को लांघने लगूं तो विपिन जी आप मुझे बता दें, कोशिश करूंगा फटाफट मेरी बात खत्म करूं। धीरे धीरे हमारी आबादी बढ़ती चली गई है और वाटर की अवेलेबिलिटी घटती चली गई है। वो मुझे क्या बताना, हर जिस इलाके में आप जहाँ रहते हैं आपको दिखता होगा कि बोरवेल कैसे नीचे जा रहे हैं, नाले कैसे सूख रहे हैं, नदियाँ कैसे सूख रही हैं। तो जिस किसी को स्टैटिस्टिक्स आती है, कोई भी ग्राफ आता है, उस कॉमन सेंस से आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि ये येलो वाली लाइन ऊपर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आबादी तो बढ़नी है और वाटर अवेलेबिलिटी घटनी है। क्यों? 2-3 कारण है कि आबादी भी बढ़ रही है और हमारा यूसेज बिहेवियर भी बढ़ रहा है। हम क्रॉप्स कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा पानी लग रहा है, हम अर्बन लैंडस्केप में पानी बहुत बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो गैप है, ये अगर आप देखें तो 2000 पे अगर आप ये देख सकते हैं कि हम ऐसे पॉइंट पे थे जब लगभग हम इतना पानी था जितना हम काम चला सकते थे। उसके बाद से हम स्कैरसिटी में जी रहे हैं और ये स्कैरसिटी जो है ये बढ़ती चली जाएगी। तो ये मैं एक प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ कि अगले 50 साल में क्या होगी स्कैरसिटी। वाटर अवेलेबिलिटी आप लगभग सिमिलर भी मान लें, ये अवेलेबिलिटी कांस्टेंट इसलिए होती है कि पिछले 15-20 साल में सिटीज़ में काफ़ी हद तक वाटर को रिसाइकल करने लग गए हैं। वाटर बढ़ा नहीं है, लेकिन हमने उसका यूसेज बिहेवियर एटलीस्ट सिटीज़ में थोड़ा कर दिया। वाटर अवेलेबिलिटी आप कांस्टेंट भी रखेंगे और आबादी आपकी बढ़ती चली जाएगी, तो आपका ये गैप बढ़ता चला जाएगा। और आप अपन सोचें कि बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेंगे, उस एक अकेले से ये पूरा गैप फिक्स नहीं हो पाएगा। हमें होलिस्टिकली काम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर मैं मॉडल और जो मैं पिछले 5-7 साल से लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ, ये जैसे एक एग्जाम्पल है गुड़गांव की वाटर टेबल 2005 से, और आप अपने शहर का हर किसी इलाके का आप देखना, वाटर टेबल हर साल 1 से 3 मीटर नीचे जा रही है। किसी भी इलाके का हो, भिवाड़ी भी शायद विपिन जी आप देखेंगे 20 साल पहले, 30 साल पहले 25-30-40 फीट पे पानी होगा तो आज 250-300 होगा। जयपुर का मैं ओरिजिनली हूँ, मुझे वहाँ पता है पहले 100 फीट पे था, अभी 400-500 फीट पे बोर हो रहे हैं। तो ये पूरी इंडिया का ऐसा ही होना सिनेरियो। और नीचे पानी असीमित नहीं है, सीमित है। तो किसी दिन नीचे पता चलेगा पानी है ही नहीं। इसकी तो सोल्यूशन क्या है? मैंने सिस्टम बताता हूँ कि हमारे को सबको जागरूक होना चाहिए कि मेरा वाटर बैलेंस क्या है। वो मेरा मतलब मेरे सबके लिए लागू होता है कि मेरे घर में, मेरी फैक्ट्री में, मेरे घर में, मेरे शहर में, मेरी कॉलोनी में। और वाटर बैलेंस का एक मूल कॉन्सेप्ट एक ही है कि अगर मेरे साल में 1 लाख लीटर बारिश हो रही है मेरी प्रीमाइसेज में, या 10 लाख लीटर हो रही है, या 1 करोड़ लीटर हो रही है, तो मैं इस्तेमाल कितना कर रहा हूँ। अगर आप भिवाड़ी माने या गुड़गांव माने, हो सकता है भिवाड़ी में 10 लाख लीटर पानी की खपत हो साल में, और अगर उसमें बारिश 20 लाख लीटर हो रही है, तो वाटर बैलेंस पॉजिटिव हो सकता है, प्रोवाइडेड हम वो 20 लाख लीटर बारिश के पानी को तरीके से इस्तेमाल करके हार्वेस्ट करें, रिचार्ज करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, हमारे उपयोग तो बढ़ते जा रहे हैं और रिचार्ज बहुत ही, तो पूरा का पूरा इंडिया या किसी भी आप छोटे कस्बे को या एक घर को भी देख लेंगे तो ज़्यादातर 95% लोग वाटर बैलेंस नेगेटिव स्थिति में। कोशिश क्या करनी है, हमें उनको न्यूट्रल लाना है और पॉजिटिव लाना है ग्रेजुअली। ये जो मैं अवेयरनेस या जो मैं सेशन करता हूँ, ज़्यादातर लोगों को कहता हूँ भैया अपने अंदर झांको और अपने वाटर बैलेंस को पहले समझो, और फिर हर जिस क्षमता में आप हो, आप प्रेसिडेंट हो RWA तो अपने RWA का सुधारो, आप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को, आप जिले के मुखिया हो तो जिले का सुधारो, आप रिक्को के हो तो रिक्को के इंडस्ट्रियल एरिया हो, पहले कंप्यूट करो फिर उस पर स्ट्रक्चर्ड काम करो। कैसे काम कर सकते हैं? हमारा वाटर बैलेंस नेगेटिव क्यों है? उसका मूल कारण मेरे हिसाब से हमारा जो वाटर यूसेज पैटर्न है वो प्रीडोमिनेटली लीनियर है। लीनियर मतलब हम पानी को एक बार निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, छोड़ देते हैं, लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, छोड़ देते हैं। और जबकि पानी की एक ऐसी खूबी है कि पानी को आप हजारों बार रिसाइकल कर सकते हो। आपने पानी पिया, उसके बाद में फ्लश में डाला, जो भी है उसको, सिंगापुर और जापान जैसे कंट्री जिनके पास पानी है ही नहीं फ्रेश, वो पूरा रिसाइकल वाटर से पूरा देश चला रहे हैं और उनके पास कोई स्कार्सिटी नहीं है।
सो रिसाइकलिंग पे हमारा फोकस और रिसाइकल वाटर को बार बार इस्तेमाल करना वो हमारे बिहेवियर में नहीं है, इसलिए हम शॉर्टेज में। अगर हम करें कि वाटर बैलेंस पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि 4R की अप्रोच अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले रिड्यूस पे काम करें। अगर मान लीजिए हम रिचार्ज बहुत अच्छा करने लग गए लेकिन हमारा यूसेज बिहेवियर आज है वैसा ही रहा, तो हमारी आबादी जब 1.5 गुना हो जाएगी यहाँ से, तो हमारी वाटर की खपत भी और बढ़ जाएगी। तो हमें होलिस्टिकली चारों तरफ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले पानी की रिड्यूस कर काम करें, फिर पानी को जितनी बार रीयूज कर सकें, फिर रिसाइकल करें और रिचार्ज करें। चारों दिशाओं में चारों पे काम करना पड़ेगा, जिसको मैं कहता हूँ 4R बेस्ड अप्रोच फॉर वाटर। 4R से क्या हो जाता है, अगर आप रिड्यूस पे काम करते हैं, आज अगर आप माने कि आपका 1 लाख या 1000 लीटर पानी दिन का इस्तेमाल है, अगर आप रिड्यूस पे काम करेंगे तो 20-30% पानी रोजाना बचा सकते हैं। रीयूज पे काम करेंगे 10% और बचा सकते हैं, और रिसाइकल पे काम करेंगे तो आपका 20-30% और बच जाएगा। तो आपकी जो डिमांड है वो इन 3 से 50% आपकी डिमांड कम हो सकती है। ये हर घर, हर स्केल, हर सिटी, हर शहर के लिए लागू हो सकता है अगर तरीके से इम्प्लीमेंट। आपने जब 50% डिमांड कम कर दी और आपने सप्लाई साइड रिचार्ज, जैसा राहुल ने बताया, आप रिचार्ज को 4 गुना, 5 गुना, 50 गुना बढ़ा सकते हैं, तो आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ गई। तो इसका ये जो कहते हैं दूधारी तलवार, ये है दूधारी एडवांटेज। आपने डिमांड को कम कर दिया, सप्लाई को ऑगमेंट कर दिया, तो हम सडनली बहुत आगे निकल जाएंगे। तो हमें इस मॉडल में काम करना पड़ेगा कि वाटर को बार बार इस्तेमाल करें। इस अप्रोच को मैं कहता हूँ 4R को, होलिस्टिक, कॉन्शियस एंड सर्कुलर अप्रोच फॉर वाटर मैनेजमेंट। मैं फोटो के मार्फत बताता हूँ कि आसान तरीके क्या हैं। रिड्यूस का जैसे एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं ये फोटो, ये एरेटर है। आज की तारीख में शहरी परिवेश में हर घर में नलकों के आगे का एक मूवेबल होता है, जिसको मैं अलग से भी दिखा सकता हूँ। ये जैसे छोटे छोटे पोर्शन, इसका पर्पज होता है जब पानी निकले तो उसको पानी के साथ एयर को मिक्स करके उसका फ्लो रेट रेगुलेट कर दे। अनफॉर्चुनेटली 90% लोगों को ये पता भी नहीं है और वो ये सोचते हैं इसको उतार के फेंक दो। जैसे आप एक कॉमन सेंस से देखिए कि हमारे पूर्वज जब प्याऊ बोलते थे तो प्याऊ पे पानी पिलाते थे तो वो मग्गे से नहीं पिलाते थे, वो पुराने जमाने में आगे से पतली नल की रखती थी। क्यों? क्योंकि आप पानी अगर ज्यादा प्रेशर से गिरेगा तो आप पानी नहीं पी पाएंगे। तो फ्लो रेट जो है पानी का, कि कितना पानी गिरे, वो आपको उस पानी से करना क्या है उसके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। अगर आपको वॉश बेसिन में हाथ धोने हैं तो आप 10 लीटर पर मिनट पानी क्यों गिरा रहे हैं? आप उसको आधा लीटर, 1.5 लीटर, 1 लीटर के हिसाब से गिराइए, आपके हाथ धुल जाएंगे। आपको बर्तन धोने हैं तो 5 लीटर पर मिनट गिराइए। आपको नहाना है तो बाल्टी से नहाइए, नहीं तो शावर में 25 लीटर पर मिनट की बजाय 10 लीटर। और ये सारे के सारे पिछले 20-30 साल से नलकों में मॉड्यूलर डिजाइन है, किया जा सकता है, कर नहीं रहे। मैं बहुत सारी सोसाइटियों में, गुड़गांव में, जयपुर में काम किया है। पानी 25% सिर्फ वॉश बेसिन और किचन के सिर्फ एरेटर बदल के आप 25% पानी रोज का बचा सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ तो इनको आप बोल सकते हैं कि लो फ्लो डिवाइसेज बहुत ही आसानी से लगा सकता है, और कॉस्ट कुछ नहीं है। एक नलके का 100 रुपये से लेके 500, मान लीजिए। बहुत सारे मॉडल होते हैं जिस तरह से कितना फ्लो रेट है, दिखने में सारे एक दिखते हैं, लेकिन इसका एक टेक्निकल एट्रीब्यूट होता है कि ये कितना लीटर पानी, जब कम पानी फेंकेगा मीन्स ज़्यादा हवा मिक्स करके पानी के साथ में उसका फ्लो रेट कर। ये है एक आसान रिड्यूस का तरीका, और भी बहुत है, बट अभी अपन ईजी विक्ट्री पे बात करते हैं। दूसरा, पानी का इस्तेमाल रीयूज। जैसे रिसाइकल वाटर को रीयूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीका आज की तारीख में है कि हम बारिश के पानी जो आपकी छतों पे गिर रहा है उस पानी को इकट्ठा करके और स्टोर करके इमीडिएटली रीयूज कर सकते हैं। किसी भी कारण से आज हमें ये लॉजिकल नहीं लगता कि आपकी छत पे बारिश हो रही है और उसी मोमेंट पे आप बोरिंग से नीचे से पानी खींच के ऊपर ले रहे हो। ये इलॉजिकल है, कोई कॉमन सेंस नहीं है। छत पे बारिश हो रही है, वो ग्रेविटी से नीचे आ रहा है पाइप में, उस पाइप में आप फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर्स बहुत सारे तरीके हैं, आप अपना देसी तरीके का बना सकते हैं। नहीं तो मैं बार बार कहता हूँ ये यांत्रिक युग है। यांत्रिक युग में हमें यंत्र यूज करने पड़ेंगे। जैसे आज हम वेबिनार कर रहे हैं, कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए पता नहीं कितनी जगहों से लोग बात सुन रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। तो हम पानी में, वेस्ट में, सब जगह यंत्र का इस्तेमाल करें, और यंत्र अवेलेबल है। तो आप पानी को नीचे आए उसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके आप उसको रीयूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। एटलीस्ट छतों का जो बारिश का पानी है वो मूलतः साफ होता है, उसमें कोई पत्ते या बीट होती है, वो नीचे आए उसको साफ करिए, रीयूज करिए। और आप उसको बारिश के दिनों में, जिस शहर में बारिश 90 दिन होती है तो 100 दिन, एक बारिश आप 2-3 दिन के लिए भर सकते हैं, तो 180 दिन आप बारिश के पानी से चला सकते हैं। जिस शहर में 15 दिन बारिश होती साल में, तो 30-40 दिन एटलीस्ट चलाइए तो सही। 10% आपकी सालाना नीड आपके इस पानी से पूरी हो सकती है। कोई कॉस्ट नहीं है, मैंने नीचे भी लिखा है। एक घर
घर में मूलतः छत का लगाना है। साधारण एक घर में 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए में खर्चे में ये फिट हो सकता है और इस प्रोडक्ट की लाइफ 25-30-40 साल होती है। कोई इसकी बिजली खर्च नहीं, कुछ नहीं। तीसरा, रिसाइकल। ये बहुत ही दुखद दिखने को मिलता है। हर जगह अपन जाते हैं तालाब गंदे। पहले आप परिवेश में देखिए, हर गांव में एक जोड़ या तालाब जो बोलते थे वो होता था और वो साफ पानी होता था और उसमें पशु भी नहाते थे, लोग पानी के लिए इस्तेमाल भी करते थे, सब कुछ सही चलता था। पता नहीं हम किस माहौल में ऐसे गए कि हमने इन वाटर बॉडीज को गंदा करना शुरू कर दिया। गंदा करने के बाद में ये यूजेबल नहीं रहा, जबकि पानी है। बहुत आसानी से इस पानी को आप वहीं रखे रखे रिसाइकल कर सकते हैं। थोड़ा बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा कि भाई हम उसमें कचरा है। दूसरा, ऑर्गेनिक तरीकों से आज की तारीख में आप पानी को रिसाइकल कर सकते हैं, माइक्रोबियल लाइफ को एक्टिवेट करके बहुत सारे पेड़ पौधों से कर सकते हैं। बट इच्छा शक्ति चाहिए। जैसे कि मैं बार बार जयपुर जब मैं घुसता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ जल महल है, बहुत बड़ा भरा हुआ है पानी का, लेकिन हम भरे हुए तालाब को हम कभी वाटर रिसोर्स देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो पानी गंदा है, ना हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब हम उसको टूरिस्ट पॉइंट के देखते हैं और टूरिस्ट जाता है उसमें कचरा डाल देता है। पूरे देश की वाटर बॉडी को अगर हम ये देखें तो वो वाटर है, रिसाइकल वहीं रखे रखे हो सकता है, लेकिन बिहेवियर और रिसाइकलिंग वाटर बहुत सस्ता पड़ता है जमीन के से नीचे पानी निकाल, क्योंकि जमीन से जो हम निकाल रहे हैं, जैसा राहुल ने कहा, वो हजारों साल में नीचे गया, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं जानते। हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि कितने रुपए की बिजली खर्च हुई नीचे से पानी को ऊपर खींचने की, हमारे लिए वही कॉस्ट है। वो कितने सालों में नीचे गया, उसकी क्या वैल्यू, हम उस पर फोकस नहीं करते। अगर हम उस होलिस्टिकली पर्सपेक्टिव से देखें तो पानी जो है वो बहुत महंगा है नीचे वाला। रिसाइकल करके आप उसको बहुत आसानी से रीयूजेबल कर सकते हैं। सोसाइटियों में तो आजकल शहरों में, इंडस्ट्रियल में आप बहुत सारे लोग देखते होंगे, रिसाइकल वाटर इज ए वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। आप उसको रिसाइकल करिए, बार बार यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा, रिचार्ज। आप राहुल ने बहुत डिटेल में बताया, मैं बार बार देखता हूँ कि हर शहर में आप देखेंगे हर जगह रोडों पे, अंडरपास पे पानी भरता रहता है। भगवान ने साफ पानी हमें डिलीवर किया और हम उसको ये हैंडल नहीं कर पा रहे कि हम इसका क्या करें। अगर वो वहाँ खड़ा रहता है तो नालियाँ टूटती हैं, रोड टूटती हैं, सीवर भी मिक्स हो जाता है और फिर उससे मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है और फिर हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। एक आसान तरीका है कि पानी ने कहा मैं आया हूँ, आप उसको नीचे रास्ता दे दीजिए जाने का। हमने बड़े ही स्वार्थी तरीके से नीचे से ऊपर पानी निकालने के बहुत तरीके ढूंढ लिए। 400 फीट चले गए, 800 फीट चले गए, और नीचे से ऊपर पानी लाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक कॉन्ड्यूट जिसको पाइप बोलते हो, और दूसरा इलेक्ट्रिकल मोटर। जितना नीचे से लेना उतनी मोटर, लेकिन ऊपर से नीचे पानी भेजने के लिए मोटर भी नहीं चाहिए, ग्रेविटी है। आप एक कॉन्ड्यूट बनाइए, बट कॉन्ड्यूट साइंटिफिक बनाइए, जो राहुल ने भी बहुत बताया, मैं भी थोड़ा सा टच करूंगा। कॉन्ड्यूट ऐसा बनाइए जो गारंटी दे कि वो पानी नीचे जाएगा, परमिएबल जोन में जाके एक्विफायर में मर्ज होगा और साफ तरीके से जाएगा, हम गंदा पानी नहीं भेजें। लेकिन ये इच्छा शक्ति हमारी होनी चाहिए कि जो पानी बारिश का जहाँ भरा हुआ है उसको हमें अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, हम इस पानी को नीचे भेज सकें। सिर्फ रास्ता चाहिए उस पानी को, और कोई समाधान नहीं चाहिए। हमारा आसानी से हो सकता है 2-4-5 लाख में जहाँ वाटर लॉगिंग है उसको आप जमीन में भेज दीजिए, कोई बिजली खर्च नहीं, जिंदगी दर जिंदगी वो पानी हर साल नीचे भेजता रहेगा। ये 4R के एग्जाम्पल थे। ये फोटो देखते होंगे आप, जहाँ आप देखते हैं आज के बाद में आप कोशिश करिए, आप जिस शहर में जहाँ रहते हैं जाके अधिकारी को, सोसाइटी को बोलिए कि ये वाटर है प्रेशियस, लेट्स स्टार्ट रिचार्जिंग इट इनटू अर्थ। इसको वाटर लॉगिंग को पेन पॉइंट की तरह से मत देखिए, इसको अपॉर्चुनिटी देखिए और उस मुहिम में जुड़िए। और अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इमेजिन कर लीजिए कि पूरे आपके सिटी में, टाउनशिप में या पूरी धरती पे एक पूरा कटोरा रखा हुआ है, वो ग्लास का या प्लास्टिक का, कुछ भी मान लीजिए। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी बारिश गिरती है। पूरी इंडिया पे जितनी बारिश गिरती है उसका हम 80-85% तो ऐसे ही बहा देते हैं, रन ऑफ करके वो नालियों में, समुद्र में चला जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि भारत के पास पानी की शॉर्टेज है। जब हम उसका 10-15% ही हार्वेस्ट और रिचार्ज करके रहे हैं तो ऑब्वियसली शॉर्टेज होगी और हमारा यूसेज बिहेवियर भी प्रॉब्लम है। अगर हम उस 90% रन ऑफ को 50% उसका होल्ड करने लग जाएं तरीके से, तो कहाँ है वाटर शॉर्टेज? कोई वाटर शॉर्टेज नहीं है। मानसून हर साल आती है, 50 mm कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पिछले 100-125 साल का डेटा है कि हमारे पास मानसून कभी फेल नहीं होती, ऊपर नीचे वेरिएंस आता है, आगे पीछे हो सकता है, किसी शहर में ज़्यादा हो गई, लेकिन वाटर शॉर्टेज नहीं है। हमारे कर्मों की वजह से हम वाटर स्ट्रेस में हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि अर्बन लैंडस्केप को आपको एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, नॉट एज ए थ्रेट। क्योंकि अर्बन लैंडस्केप में आपकी छतें वगैरह सब कंक्रीट हैं। कंक्रीट का वाटर कोफिशिएंट बहुत हाई होता है कलेक्ट करने का।
सिटीज़ में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लोगों के पास पैसे हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम शहर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी देखें कि 4R को अडॉप्ट करके हम पानी को बचा सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में काफ़ी हद तक राहुल ने कवर कर दिया। हम एक ही गलती करते हैं कि ज़्यादातर सोचते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब एक खड्डा छोड़ा, उसमें पानी छोड़ दो, वो नीचे चला जाएगा। वो हमें एक बार के लिए साइड में रखना पड़ेगा, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है। अगर उसी तरीके से पानी में ज़मीन में जाता तो जो भी आपके शहर में जिस जगह रहते हैं आप उस लेक को देखिए, वो लेक में तो 12 महीने पानी रहता है, वो नीचे तो नहीं जाता। जैसे जयपुर में जल महल में मई में भी पानी है, जून में भी, जो कि पिछले अगस्त में गिरा था, तो वो तो अगर रिचार्ज हो रहा तो वो भी तो एक बड़ा खड्डा ही है। रिचार्ज नहीं होता है। रिचार्ज के लिए आपको साइंटिफिक अप्रोच लगानी पड़ेगी। नीचे का सॉइल कैसा है, पोरोसिटी, ये 4-5 वर्ड हैं, इनको समझिए। किसी एक टेक्निकल आदमी से स्टडी करवाइए कि पहले जितना बारिश का पानी हो सके उसको हार्वेस्ट करिए, उसके ओवरफ्लो को रिचार्ज करिए। जितना बारिश हो रही है, क्या कोफिशिएंट है आपके मटेरियल का, ये वर्ड्स हैं जिनको आप समझिए, बाद में मेरे से संपर्क कर सकते, लेकिन इन वर्ड्स को समझिए। क्या आपके सॉइल का पर्कोलेशन रेट है, आपके सॉइल में नीचे परमिएबल जोन कहाँ है, एक्विफायर कितने फीट पे है, और जब पानी को ऊपर से नीचे भेजें बारिश को, तो आप मान लें आज के तारीख में बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो ज़रूरत है कि हमें उसको फिल्टर करके भेजें। ऐसे क्या ऐसा नहीं भेजें, वरना ऊपर का पानी गंदा नीचे वाले पूरे एक्विफायर को गंदा कर देगा। इन वर्ड्स को अपनी मेमोरी में रखें और फिर ज़्यादा डिटेल्स में कहीं गूगल पढ़ लें, लेकिन इनके बिना अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। वो जैसा हमने देखा है दिक्कत में ही है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, आपके भिवाड़ी में या गुड़गांव में देखिए सारे कुएं एक ही लेवल पे हैं क्या? किसी को 200 फीट पे पानी मिल जाता है, किसी को 250 पे मिलता है, किसी को 450, जबकि वो सब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर कुएं। तो ये एक फोटो दिखा रहा हूँ कि नीचे का एक्विफायर, नीचे पानी कहाँ है, कोई 100% कोई एक्यूरेट बता नहीं सकता। इतनी वेरिएबिलिटी में हो सकती है। एक गाँव के अंदर 100 कुएं हैं, सबका लेवल अलग है। तो आपको हम रिचार्ज के लिए भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी अपनाएं कि मेरा एक्विफायर या मेरा परमिएबल जोन कहाँ है, मैं पानी को वहाँ तक ले जाके छोड़ूं। जिस हम मेटिकुलस प्लानिंग से नीचे से ऊपर पानी ला रहे हैं कुएं खोद के, उसका आधा एफर्ट हम रिचार्ज में लगाएंगे तो हमारे रिचार्ज इफेक्टिव होंगे। ये एक पिक्चर है सॉइल की, जो आप लोगों ने बहुतों ने स्कूल में देखा होगा। पानी को आप 10 तरह के पेपर पे भी डालेंगे तो उसका बिहेवियर अलग है। ऐसे ही पानी को जब सॉइल पे डालते हैं, जैसे लेफ्ट वाला सैंड है, फटाक से बूंद नीचे चले जाती है। लोमी सॉइल है या क्लेई सॉइल है तो ऊपर रहता है। तो आपके इलाके का जो जैसा सॉइल है उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी। जो राहुल ने भी बोला, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 20-30 फीट नीचे पाइप छोड़ दिया और बारिश का पानी उससे चला जाएगा। नीचे पत्थर है, नीचे एलुवियल सॉइल है, नीचे क्ले है, द बिहेवियर विल बी वे डिफरेंट। पानी नहीं जाएगा या कम जाएगा, तो ये समझने की जरूरत है। आखिरी मेरी स्लाइड है, जैसा मैंने पहले एक स्लाइड दिखाई थी कि एक डोम हम मान लें शहर पे, हम अब उस डोम को उल्टा कर लें, कटोरा मान लें, और ये सोचें कि जितनी बारिश हो रही है मैं मेरे कटोरे में इकट्ठा करूँगा। कटोरा मतलब आप ऊपर अपनी टंकी में स्टोर करें, अंडरग्राउंड टैंक में करें, ओवरफ्लो रहा है तो रिचार्ज करें, लेकिन पानी को व्यर्थ नहीं बहाएं। जिस क्षमता में आप हैं, अपने घर से लेके अपने शहर, कॉलोनी, अपनी जिला, गाँव, खेत कहाँ भी हैं, एक जरूर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं बारिश के पानी को व्यर्थ नहीं जाने दूं, उसको रिचार्ज के लिए रखूं। धन्यवाद विपिन जी, मैंने मेरी बात कोशिश करी कि समय में खत्म कर दूं। कोई विपिन जी। थैंक यू सुनील जी। और मैं अभी आपसे और राहुल जी से भी अनुरोध करूंगा, आप थोड़ा सा बने रहें, क्योंकि हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो क्वेश्चन आंसर चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी लिमिटेशन को देखते हुए क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री आशुतोष जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपने विचार रखें, आप हमें मार्गदर्शन दें। और आपने इतना समय निकाला, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। संडे होते हुए भी आप हमारे बीच में हैं, हम सब आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं सर। थैंक यू विपिन जी, और थैंक यू राम प्रकाश जी, आपने भी मुझे इनवाइट किया था, उसके लिए थैंक यू। बहुत ही अच्छे विषय के ऊपर आज की ये वेबिनार हो रही है और बहुत ही ये अपॉर्चुन टाइम है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। और राहुल जी ने और सुनील जी ने बहुत ही अच्छा, एक बहुत पिक्टोरियल फॉर्मेट में बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। काफ़ी सारे चीज़ें उससे निकल के आती है। आई थिंक दिस विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ अस।
और अच्छी बात ये है कि आज की तारीख में जब ये कोरोना का जो एपिडेमिक का इतना वो चल रहा है, तो हेडलाइंस पे आज वही चल रहा है, और वही एक क्राइसिस, एक बहुत ही प्रेजेंट और क्राइसिस अपन सबको दिख रही है। और जो एक दूसरी क्राइसिस है जो राजस्थान के लिहाज से, भारत के लिहाज से जो इतनी बड़ी क्राइसिस है, जिसके बारे में और भी अपन को सोचना चाहिए, वो एक तरह से हेडलाइन से निकल गई है। और इस तरह के जो सेमिनार और इस तरह का जो डिस्कशन हो रहा है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भी हेल्प करेगा कि वी कैन कम बैक ऑनलाइन एज फार एज दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज कंसर्न। और जैसा राहुल जी ने कहा, जैसा सुनील जी ने भी कहा, इंडिया में सबसे ज्यादा दोहन होता है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज इन द एंटायर वर्ल्ड। और जो ग्राउंड वाटर का दोहन होता है, जो पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का 25% अकेला भारत ही करता है। और उसमें भी अगर देखा जाए, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो नंबर 1 पे पंजाब है और नंबर 2 पे राजस्थान है। तो एक तरह से देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हम राजस्थान में, हम यहाँ पर करते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, जिसके ऊपर में सभी को निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसमें भी अपन देखते हैं कि जितना हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, उसका 85% पानी हम ग्राउंड वाटर से लेते हैं, और 60% हमारा एग्रीकल्चर भी उसी से चलता है। तो वाटर कंजर्वेशन एक तो बड़ा बिंदु है ही है, बट मुझे खुशी है कि उसमें जो उसका एक सब पार्ट है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का, वो मेरे ख्याल से पूरे उस वाटर कंजर्वेशन के टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राउंड वाटर रिचार्ज का टॉपिक है। और मुझे खुशी है कि उसी के ऊपर दोनों वक्ताओं ने कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करी। दैट इज वेरी नाइस। और अगर अपन देखते हैं पूरे भारत सरकार के हिसाब से भी, आप जानते होंगे कि पिछले साल जुलाई में इस प्रॉब्लम की महत्वता को देखते हुए जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया था। पिछले साल मैंने उसको राजस्थान गवर्नमेंट में, मैंने उस जल शक्ति अभियान को मुझे हेड करने का मौका मिला था। और वो एक बहुत ही वृहद, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, टेक्नोलॉजी लेड है। काफी सारा GIS का, 3D कॉन्टूर मैपिंग का यूज भी होता है, ताकि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के, वाटर हार्वेस्टिंग के, इवन एफॉरेस्टेशन के इश्यूज को कैसे डील विद किया जाए, वो उसमें टेकअप किया गया है। इसी तरह से राजस्थान सरकार का तो लंबा इतिहास है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने में। खासतौर पे अभी नरेगा में आप देखते होंगे, सबसे ज्यादा अगर एक्सपेंडिचर किसी चीज पे होता है तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स पे और अलाइड एक्टिविटीज लाइक एफॉरेस्टेशन के ऊपर भी होता है। और निश्चित रूप से इसका असर भी पड़ता है। पिछले साल हमने एक स्टडी कराया था कि किस प्रकार से जो हमारे बोरवेल्स हैं उन पे क्या क्या असर पड़ा है इन इंटरवेंशंस का। तो बहुत ही स्टार्क 2 या 3 साल में बहुत ही स्टार्क उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। तो क्या है, क्योंकि ग्राउंड वाटर की क्योंकि बात रहती है, और जैसे सुनील जी ने कहा, ये पता नहीं चलता उसमें क्या असर पड़ रहा है, क्या नहीं असर पड़ रहा है, जब तक उसका इंटेंसिव स्टडी नहीं किया जाए। तो और एक अच्छी बात राजस्थान की ये है कि यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो लंबा इतिहास रहा है ऑफ वाटर कंजर्वेशन मेथड्स का। चाहे वो बावड़ियां हो, हमारे खदीन हो, तालाब, तलाई, कुई हो, इसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। जोधपुर साइड में जो टांके इतने सक्सेसफुल रहे हैं, जब मैं वाटरशेड डिपार्टमेंट में था तो इनमें मुझे एक मौका मिला था उसको क्लोजली देखने का कि कितना इम्पैक्ट इन चीजों का पड़ता है। बट एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि सिविल सोसाइटी का भी बहुत इसमें योगदान रहा है। हमारे काफी सारे NGOs हैं जो इसमें इस फील्ड में कार्य करते हैं। इनमें भी, इन NGOs में ऐसे NGOs हैं जिनकी जो टेक्नोलॉजी या मेथड्स रहे हैं वो पूरे देश भर में और इवन देश के बाहर भी विख्यात हुई हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी और हमारे सिविल सोसाइटी का भी योगदान यहाँ पर बहुत सारा रहा है। रही बात रिको की, तो मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा रिको के हवाले से। एक तो जब भी हम नए इंडस्ट्रियल एरियाज बनाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार का वाटर फ्लो है वो वहां पर किसी भी प्रकार से अफेक्टेड नहीं हो। जब हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करता है तो इन चीजों का बहुत सारा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज काफी बड़े बड़े रहते हैं। तो इसको वाटर फ्लोज को अफेक्ट
नहीं हो, एडवर्सली इफेक्ट नहीं हो, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। आप जानते होंगे कि 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर वाले जितने भी हमारे प्लॉट्स रहते हैं वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स कंपलसरी होते हैं, तो उस लिहाज से भी ये होता है। दूसरी बात ये है कि हमारा ये रीको ने अभी एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड चालू किया है, जिसमें काफी सब्सटैंशियल बजट अब अपने पास उपलब्ध हो गया है, ताकि अगर किसी प्रकार के इस इंटरवेंशंस करने की आवश्यकता पड़ी तो वहां पर अपन उसमें कर सकते हैं, और उसमें काफी सारा हम एक्सपेंडिचर करते भी हैं। जब भी हम नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाते हैं तो टोटल 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और लैंड कॉस्ट जो होती है वो हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स और वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स के लिए करते हैं, ताकि जो नेट वाटर बैलेंस रहे वहां का, उस एरिया का, वो पॉजिटिव हो जाए। और अभी हाल ही में CETPs के लिए, उनके नई स्थापना के लिए और अपग्रेडेशन के लिए राजस्थान सरकार ने 200 करोड़ का फंड रखा गया है। उस 200 करोड़ में से 100 करोड़ रीको द्वारा दिए गए हैं, ताकि CETPs के माध्यम से जितना भी पानी वहां पर निकल के आता है उसका वापस से रिसाइकलिंग करके उसका वापस से उपयोग किया जाए। जैसे अगर एक नागरिक को 135 LPCD पानी मिलता है, तो आउट ऑफ विच अराउंड 85 LPCD कैन बी इजीली रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, और वो पूरा टारगेट है कि किस तरह से हमारे खास तौर पे हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में उस चीज का ध्यान रखा जाए। भिवाड़ी से काफी, क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स हैं, तो आप जानते होंगे कि भिवाड़ी के लिए भारत सरकार ने 146 करोड़ रुपीस दिए गए हैं, जिसमें राजस्थान सरकार ने और रीको ने भी अपने फंड्स डाले हैं फॉर CETP प्रोजेक्ट, जो एक बहुत मेजर CETP प्रोजेक्ट है। इसी तरह से पूरे राजस्थान भर में जितने भी एरियाज हैं, बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पर CETPs की स्थापना की जा रही है, और उनका अपग्रेडेशन के लिए भी कार्य जो अपना ये फंड है उसके माध्यम से किया जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि थोड़े ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स भी होते हैं जिसमें सरकार या बॉडीज लाइक रीको एंड सिविल सोसाइटीज एंड जो आप में से इंटरेस्टेड हो, वो अपन मिलजुल के भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे हमारी काफी सारी बावड़ियां हैं। बावड़ियों में आप देखेंगे राजस्थान भर में हर एक गांव में, बड़े बड़े नगरों में, शहरों में ये बावड़ियां हैं, लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे कि वो अब सूख गई हैं, सूखने लगी हैं, और आमतौर पे अपन कुछ वहां पर कचरा वगैरह डाला जाता है। तो इसमें जब मैं फील्ड में था तो मैंने पाया कि बहुत ही आसानी से उनको रिवाइव किया जाता है। बस एक ही चीज पाई जाती है, कमी पाई जाती है, क्योंकि आबादी वहां पर आजू बाजू में आ गई, उसके जो इनलेट चैनल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बंद होते हैं या उसमें अतिक्रमित हो जाते हैं और पानी आना बंद हो जाता है। और जिस वक्त उसमें इवन अगर आधी मानसून भी निकल गया और फिर भी आधा मानसून बाकी, अगर उसके इनलेट चैनल भी अपन खोलना चालू कर देते हैं या उसमें से अतिक्रमण हटाना चालू कर देते हैं, जो भी छोटा मोटा ही होता है, तो हमारी ये जो बावड़ियां हैं वो वापस से पुनर्जीवित हो जाती है। छोटी छोटी बातें हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर काफी व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस फील्ड में बहुत सारा इंटरेस्ट भी रखते हैं, काफी इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं। राम प्रकाश जी से बात होती रहती है, वो इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट भी रखते हैं। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं कि आप अगर किसी प्रकार का प्रस्ताव अगर रीको को या सरकार के सामने रखना चाहते हैं, तो हम हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड के माध्यम से इसको अपन दोनों डवटेल करते हुए एक साथ मिलके, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट हो तो काफी कुछ चीजें की जा सकती है। ये मैं आपको ऑफर देना चाहता हूं। और अगर आप किसी भी प्रकार का अगर आप ऐसा प्रोग्राम या आपका प्रोजेक्ट अगर अपने पास अगर रखना चाहेंगे तो हम उसको बहुत वेलकम करेंगे साथ कार्य करने के लिए। और एक बार मुझे आपने यहाँ पर निमंत्रित किया और मुझे दोनों प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने हमारा और हौसला बढ़ा दिया, जैसा कि अभी आपने कई सारी चीजों को, और आप पहले से ही क्योंकि आपकी खुद की भी रुचि रहती है इन एरियाज में, तो मैं आज आपसे और 10 मिनट का समय मांगूंगा। ये नो डाउट आप पूरे वीक व्यस्त रहते हैं, संडे का दिन मिलता है थोड़ा सा अपने आप को रिफॉर्म करने का भी। तो अभी मैं आप सभी व्यूअर्स को भी ये एक बार बताना चाहता हूं, और सर को भी मैं थोड़ा सा इस चीज से अवगत कराना चाहूंगा। जो ये लॉकडाउन के बीच में हमने जो ये मेरे सपनों का भारत का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, ये सभी का इसमें योगदान है, और इस पे काफी चर्चा, गहन अध्ययन के बाद हम यहाँ तक पहुंचे। इसमें 3-4 टॉक हमारी हो चुकी हैं। इसमें माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह भी आ चुके हैं, और उन्होंने भी इसको काफी इस शुरुआत को काफी अच्छा सराहा है। इसी से ही प्रेरित होके हमारे भिवाड़ी से ही एक और प्रेरणा निकली,
और वो भी प्रेरणा स्रोत हमारे बीच में बैठे हैं, जो कि भारतवर्ष के ई रिक्शा के इंट्रोड्यूसर हैं। और मैं आपके बीच में उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए मुझे प्राउड लग रहा है कि वो अपने धंधों में व्यस्त होने के बावजूद भी सोशल एक्टिविटी में इतना योगदान दे रहे हैं। और उन्होंने मेरे सपनों का भिवाड़ी का अपना एक प्लान किया है। हम लोग सब मिलके साथ काम कर रहे हैं। मेरी आवाज वो सुन रहे होंगे, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, एक बार वो अनम्यूट करें। श्री विजय कपूर जी, जिन्होंने मयूरी नाम से ब्रांड इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, वो मेरे सपनों का भिवाड़ी बनाना चाहते हैं और उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। तो जैसे सर ने भी कहा है कि अब हम लोग मिलके कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, कुछ हमारे डेड वाटर बॉडीज हैं, क्योंकि जब काम दिखता है तो अपने आप हौसला बढ़ता है। तो विजय कपूर जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज 2 शब्द रखें। तब तक मैं आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री हरीश गौड़ जी हमारे बीच में हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। और बीच में उसके बाद विजय कपूर जी को सुन लेंगे, तब तक वो अपना सिस्टम ठीक कर लेंगे। Thank you very much, Vipin, for organizing such a wonderful event. मैं सबसे हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री आशुतोष पेडनेकर साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सुनील जी और राहुल जी ने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी। मेरे विचार से इस चीज का सबको फायदा मिलने वाला है। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी। सारे टॉपिक लगभग उन्होंने कवर किए हैं जो एक वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर से रिलेटेड है। वास्तव में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो देश है फर्स्ट उसमें आता है, जिसमें भू जो हमारा जल दोहन में आता है वो फर्स्ट है हमारा। और अगर सरकारी आंकड़े हम देखते हैं तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025 तक हमारा भारत का बहुत बड़ा भाग जल रहित हो जाए, अगर हम इसी तरह से जल दोहन करते रहे और इस पे काम करते रहे। मैं सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा विपिन जी, सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं रोटरी से कनेक्टेड हूँ और रोटरी का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ अभी, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का पार्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जब से गजेंद्र सिंह जी जल शक्ति मिनिस्टर, क्योंकि वो रोटेरियन है, तो उन्होंने रोटरी इंडिया को इस अपने जल शक्ति मिशन के तहत जोड़ा है। बहुत बड़ा एमओयू एक हम लोगों का रोटरी के साथ और जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ साइन हो चुका है ऑलरेडी। बहुत बड़ा काम हम लोग कर। आप अपने आप को हरीश जी अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, आप म्यूट हो गए। ऑटोमेटिक कुछ म्यूट हो रहा है। ओके, हाँ, वो कई बार सिस्टम में पता नहीं लगता। तो मैं बताना चाहूँ जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसमें जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं, रोटरी ने उसमें मिलके बहुत बड़ा सहयोग करने का एक वचन दिया है, जिसके तहत हमारा एमओयू साइन हो चुका है। ऑलमोस्ट उनके जो टारगेट्स है उसका 10% टारगेट रोटरी क्लब या रोटरी इंडिया खुद करने जा रही है। जो रोटरी इंडिया का रोटरी इंडिया वाटर मिशन एक हमारी बॉडी है जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके ऑल ओवर इंडिया काम करती है। बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, राजस्थान में भी और दूसरे स्टेट्स में भी हम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ इतना बताना चाहूंगा आपको कि जो हम लोगों के 2025 तक के टारगेट है रोटरी जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर करने वाली है, हमने वाटर को 5 कैटेगरी में अलग अलग बांटा है। वाटर से हम डब्ल्यू को अगर लेंगे तो वाटर से डेवलपमेंट का काम हम लोगों को करना है पूरे इंडिया में। ऑलमोस्ट 10,000 चेक डैम्स हमको 2025 तक बनाने हैं। ये हमारा चेक डैम के ऊपर काम होने वाला है। हमने ए फॉर अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, हमारे जो रोटेरियंस है ऑल ओवर इंडिया, ऑलमोस्ट हम 1.25 लाख के आसपास रोटेरियंस हैं जो पूरे काम करते हैं, उनको एक अवेयरनेस मिशन के तहत हमने हमारा टारगेट है करीब 500 मिलियन लोगों को वाटर के बारे में अवेयर कराना है कि हम किस तरह से पानी को बचा सकते हैं और किस तरह से हम अपने देश की सेवा इसमें कर सकते हैं। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर बॉडीज जो हम बात कर रहे थे और एमडी रिको भी बात कर रहे थे, बॉडीज और बहुत सारे जो राजस्थान में और बहुत जगह बावड़ी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो पहले जहां हम वाटर कलेक्ट करते थे उनको दोबारा से रिचार्ज करने का हम लोगों का टारगेट है। और तकरीबन
बॉडी वाटर बॉडीज को हम चार्ज करने की कोशिश करेंगे 2025 तक, ये हमारा लक्ष्य है। इफ एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर बाय रीयूज एंड रीसाइकिल, जो हम वाटर की बात कर रहे थे या कहीं इस तरह की बात कर रहे थे, चाहे हम ये अपने जैसा हमारा भिवाड़ी में भी सीटीपी है या कहीं पे भी है, तो रीयूज हम किस तरह से कर सकते हैं पानी को, चाहे वो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो हमारे सोसाइटीज हैं, उनमें ये अवेयरनेस के थ्रू हम किस तरह से कर सकते हैं। और प्लस इसमें हमने गांव को भी जोड़ा है, तो हमारा टारगेट है कि हम करीब करीब 25,000 गांव हम 2025 तक ऐसा करेंगे जहां कम से कम जीरो रिचार्ज हो वाटर का, और हम कलेक्ट करके उसको रीयूजेबल वाटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर भी हमारा लक्ष्य अपना अलग है रोटरी का। हमने करीब करीब 50 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का लक्ष्य ऑल ओवर इंडिया लिया है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ ये जल शक्ति मिशन के तहत गजेंद्र सिंह जी जिसके मिनिस्टर है हमारे, रोटेरियन है, उनके एमओयू की लिखी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो रोटरी अगले 2025 तक करने वाली है। ये हमारा एमओयू है गवर्नमेंट के साथ। हम बहुत बड़ा काम वाटर के ऊपर करने वाले हैं और अभी भी कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, रोटरी वाटर मिशन इंडिया पीएचडी के साथ पिछले काफी दिनों से काम कर रही है, और राजस्थान का बहुत बड़े भाग में तो हम काम कर रहे हैं। अगर आप अलवर को ही देखेंगे तो अलवर में तकरीबन 200 छोटे छोटे एनिकेट्स और वाटरशेड बने हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने नीम का थाना में, तो उससे पहले झुंझुनू के पास काफी जगह हमने बड़े एनिकेट्स बनाए हैं। अभी लास्ट मंथ मैंने 2 प्रोजेक्ट को एनओसी दी है, जो हम यूएसए के साथ मिलकर अलवर में कर रहे हैं। मेरे विचार से वो करीब कॉस्ट भी काफी है उनकी। हम यूएसए हमारा उसमें पार्टनर है, और यूएसए के साथ मिलकर अलवर डिस्ट्रिक्ट में वो 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इसलिए मुझे पता है। तो रोटरी इंडिया का बहुत बड़ा विजन है, और हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सके इस पे हम करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी और राहुल जी की शायद मेरे को चलो कनेक्ट हो गए हैं अब, तो हो सकता है अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो ओरिजिनल मेरा जो टेन्योर था डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का वो 30 जून को समाप्त होने वाला था, बट फॉर्चुनेटली मुझे एक बार फिर अगले साल काम करने का मौका मिल रहा है। तो 1 जुलाई से मेरा एक नया सत्र शुरू होने वाला है, जो 30 जून 2021 तक चलेगा। कोशिश करेंगे कि राजस्थान और कम से कम जो मेरा क्षेत्र है लगभग, हम उस पर काम कर पाए, और वहां इस तरह के काम करके हम जल के ऊपर काम कर पाए, जो हमारा अपना स्वप्न भी है और ये चीज है। विपिन जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये मेरे सपनों का भारत जो आपने प्लेटफॉर्म शुरू किया है, आपने, राम प्रकाश जी ने और भिवाड़ी में हम सब लोगों ने मिलके, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे ही काम होंगे। हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लोगों को अवेयर करें कि हम जो भी ऐसी समस्याएं हैं उनको इस प्लेटफॉर्म के जरिए लेके हम कई हद तक काम कर पाए और देश की सेवा कर पाए। ये मेरा ऐसा आशा है आपसे, और विश्वास भी है। एक बार पुनः विपिन जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू वेरी मच विपिन जी। धन्यवाद हरीश जी। और आपने वाकई बहुत अच्छा बताया कि रोटरी कितना अच्छा काम कर रहा है। रोटरी को परिचय देने की जरूरत नहीं है, रोटरी पहले से ही काफ़ी सोशली चीज़ों को करता है, लेकिन स्पेशली पानी के ऊपर कितना बड़ा काम कर रहा है वो आज आपने डिटेल में बताया। और इसीलिए कहा जाता है 1 और 1 11 होते हैं। तो आप अपना अनम्यूट करें और एक एक क्वेश्चन अपना रखें, उसके बाद फिर हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे बीच में दर्शना बहन जी हैं जो राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं और महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम करती हैं, अपने आप में बहुत बड़ी सोशल वर्कर है वो। तो किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो, अपना नाम बोलें पहले। हाँ विपिन जी, सुनाई दे रही है आवाज? हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर रूप सिंह जी प्लीज। बहुत अच्छा सुनने को मिला वाटर एक्सपर्ट्स के द्वारा। मेरा केवल एक ही क्वेश्चन है, जैसे टोंक और उसके आसपास के जिलों में फ्लोरोसिस नाम की बीमारी है, तो राजस्थान से संबंधित एक प्रश्न है, मेडिसिनल वैल्यू ऑफ वाटर इन राजस्थान। तो जो एक्सपर्ट्स हैं अगर उनमें से कोई आंसर कर सके इस नीति से तो अच्छा है।
additional view of water in Rajasthan. हाँ, मैं राहुल बात कर रहा हूँ सर जी। आपका क्वेश्चन बहुत सही है। मैंने पूरे भारत में एक फ्लोराइड मिटिगेशन नेटवर्क चालू किया था, वो अभी भी बहुत अच्छी तरीके से कार्यरत है। राजस्थान में फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पे है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज विद द फ्रेश वाटर, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू ओपन वेल या बोरवेल में अगर करते हैं तो क्या होता है कि जो ऊपरी परत का जो पानी रहता है वो निचली परत तक जाते जाते वो अपने साथ बहुत सारी सॉल्ट्स, क्योंकि आपके यहाँ के रॉक्स जो है उसमें फ्लोराइड के कुछ अंश है, तो वो जाते जाते उस अंश को लेके चला जाता है और फिर जब पानी में वो सब सॉल्ट्स घुल मिल जाते हैं तो वो पानी फ्लोराइड से अफेक्टेड हो जाता है और वही पानी पीने के बाद हमें स्केलेटल फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस ऐसे हो जाता है। तो उसमें दो चीजें हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर फ्रेश रेन वाटर अगर हम उसमें भरते जाएंगे विदाउट इट पासिंग थ्रू ऑल द रॉक स्ट्रक्चर, तो डायरेक्टली पानी आपका नीचे जाएगा और वो नीचे जाने के बाद वो जो आपका जो फ्लोराइड का कंटेंट है उसको डाइल्यूट करते जाएगा। और तो मेरे ख्याल से रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ बेस्ट सॉल्यूशन, वेरी क्विक सॉल्यूशन टू रिड्यूस द फ्लोरोसिस प्रॉब्लम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नमस्कार सर। अपना नाम बताएं पहले और फिर अपना। सर मैं राजेंद्र नाथोलिया बोल रहा हूँ। मेरे एक क्वेश्चन है। गाड़ी में हम लोग अलग अलग जगह से टेस्टिंग करते रहते हैं टीडीएस के, वाटर टीडीएस को, तो उसमें हमने देखा है कि 500 से लेकर 5000 6000 तक टीडीएस है ग्राउंड वाटर के अंदर। तो एक तो क्या वो पीने के योग्य है पानी, ये बता पाएंगे? दूसरा क्या है कि जब रेन होता है या बारिश होती है तो बारिश के साथ में जो हम सड़कों पर या जहाँ पर भी देखते हैं वो केमिकल का पानी रहता है सभी जगह, वो अगर ग्राउंड में जाता है तो उसका पीने के लिए हम किस तरीके से क्या सॉल्यूशन है? ये मेरे दो क्वेश्चन है। एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, प्लीज। क्लियर? तो मैं इसका एक आंसर ऐसे देना चाहूंगा। मैं ग्राउंड वाटर के बारे में बात करूंगा, सुनील जी फिर सरफेस वाटर के बारे में बात करेंगे, कर सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर का जैसे मैंने बोला कि जितना आप पानी नीचे से निकालोगे उतना पानी वो खारा रहता है, क्योंकि ऊपरी सतह का पानी नीचे जाते जाते वो बहुत सारे सॉल्ट लेके जाता है। तो जो निचले परत का पानी रहता है वो हमेशा खारा रहता है, तो उसको आइदर हम डाइल्यूट कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, या फिर जो पानी निकल रहा है उसको डीप फ्लोराइड या उसको सॉफ्टनिंग करके हम पानी यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अराउंड 1000-1200 ppm तक पानी पीने लायक रहता है, लेकिन उसके बाद का पानी बहुत खारा रहता है और फिर उससे कुछ बीमारियां भी होती रहती है। मेरे ख्याल से वहां तक पानी यूज आइडियली 500 mm तक ppm तक हम टीडीएस का पानी का सेवन आराम कर सकते हैं। सुनील जी, आप सरफेस वाटर की कंटामिनेशन। ये कहना चाहता था कि जो बारिश का पानी है उसका जो टीडीएस होता है वो 25-30 होता है, और फिर उसके बाद में जैसे राहुल ने बताया जैसे जैसे वो नीचे जाने लगेगा उसके साथ में सॉल्ट और मिनरल घुलते चले जाएंगे और टीडीएस बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए पुराने जमाने में जो 40-50-100 फीट तक का पानी होता था उसको बोलते थे मीठा पानी। जब आप 500-600-1000 फीट पे जाओगे तो आपका टीडीएस 1000-2000 जाएगा। तो अगर सिंपल भाषा में समझे तो समाधान सिर्फ बारिश के पानी को हाई टीडीएस के साथ मिलाएंगे, तो 1000 टीडीएस में अगर रेन वाटर मिला देंगे तो उसका टीडीएस 500 हो जाएगा। करंट इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से 500 टीडीएस तक के पानी आप एज इट इज पी सकते हैं, उसमें कोई आरओ की जरूरत नहीं है, रादर आरओ लगा नहीं सकते। ऐसा रेगुलेशन आ गया दिसंबर में कि 500 से कम टीडीएस पे आप आरओ इस्तेमाल नहीं कर सकते। 500 से ऊपर है तो आप कर सकते हैं। और एक ही तरीका है, चाहे जमीन में जिसमें आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड जो भी ज्यादा है, उसका बेसिक कॉमन सेंस ये है कि उसमें साफ पानी मिला दो, वो बारिश का है, सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। थैंक यू सुनील जी। अब गुप्ता जी का कोई क्वेश्चन था। गुप्ता जी अपने आप को अनम्यूट कर लें, अपना क्वेश्चन बताएं। हाँ, नमस्कार। हमारे बीच में जो मेरे सपनों के भारत के जन्मदाता कहूँ तो भी नाम छोटा है उनके लिए। और कई बार क्या होता है कि स्क्रीन के पीछे रह के बहुत सारे काम, बहुत सारी डायरेक्शंस
ऐसी होती हैं तो कई बार मतलब ऐसा होता है कि जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें छूटती रहती हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रभात कौशिक हैं जो इस मेरे सपनों के भारत के एक बहुत बड़े सूत्रधार हैं और मैं अब उनको आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर प्रभात कौशिक। और आज के लिए जब हम लोग मेरे सपनों का भारत का कॉन्सेप्ट मैं रामप्रकाश जी और विपिन जी बना रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे विचार ऐसे आए थे जो नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड थे। बहुत सारे विचार ऐसे आए थे कि हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसे रास्तों पे जाने का सोचा था, मगर हमें कभी मालूम नहीं था कि हम इतना अच्छा रास्ता इन द बिगनिंग ही पकड़ पाएंगे। इसका क्रेडिट विपिन जी की लीडरशिप को जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छे लोगों को कनेक्ट किया और सभी लाइक माइंडेड लोग मिलके मेरे सपनों का भारत को बहुत आगे लेके जाएंगे। इसी के लिए हमने जो ट्रस्ट बनाया वो मदरलैंड फाउंडेशन के नाम से हमने ट्रस्ट का नाम रखा, जिसको रजिस्टर हो चुका है और मैं समझता हूँ कि अब हम फुल फ्लेजेड तरीके से अपने काम को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे। आज के लिए जो सचिन जी ने और राहुल जी ने जिस तरह का प्रेजेंटेशन दिया, मैं समझता हूँ this was out of the box and eye opener for all of us, and we need to really move on those lines to save water. मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक मैंडेट है कि वहाँ घर की छत का पानी सड़क पे नहीं जाएगा। घर की छत के पानी को एक टैंक में स्टोर किया जाता है और उस टैंक में एक वाटर फिल्टर लगा के उसी पानी को घर में यूज किया जाता है। जैसे CAR के गुप्ता जी का एक क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ मिलता है कि जो फ्लश में यूज होने वाला वाटर है उस वाटर को, ये सारा रेन वाटर कंजर्व्ड वाटर होता है जिसको ज्यादातर लोग यूज करते हैं। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में पानी को, रेन वाटर वाले पानी को इतना फिल्टर कर लिया जाता है कि लोग नहाने धोने में भी उसी पानी को काम में लेते हैं। वहाँ छतों को एक ट्रीटमेंट होता है बारिश से पहले और उनको साफ किया जाता है। सब कुछ पानी नीट एंड क्लीन एक टैंक में जाता है। वहाँ एक मोटर लगी होती है, मोटर एक प्लांट के थ्रू गुजरती है और पानी फ्रेश होके यूजेबल हो जाता है। तो वहाँ जो ड्रिंकेबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, उसको वॉशरूम्स में वेस्ट नहीं होने दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ सुनील जी और राहुल जी हम लोगों का मार्गदर्शन इस मामले में करते रहेंगे। रोटरी गवर्नर हरीश गौर जी ने जो प्रोजेक्ट जल शक्ति मंत्रालय के साथ लिया है वो प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा काम करेगा। और विजय कपूर जी ने जो सोचा है मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भिवाड़ी, तो मेरे सपनों का भारत का एक एम ये है कि हम पूरे हिंदुस्तान में हर शहर के नाम से ऐसा एक प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, मेरे सपनों का फलां फलां शहर। तो हमें वास्तव में एक सफलता मिलेगी और जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चले थे उसमें बहुत अच्छा लाभ हमारी पॉपुलेशन को हो सकेगा। पानी को बचाना बहुत जरूरी है। जैसे दर्शना बहन जी ने बोला कि हम गेहूं को जिस तरह से पूरे साल यूज करते हैं 3 महीने उगाने के बाद, इसी तरह से 3 महीने के पानी को यदि हम कंजर्व कर पाएं तो पूरे साल यूज कर पाएंगे। मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ विपिन जी और पूरी टीम को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने टाइम निकाला इस इम्पोर्टेंट बट कई बार इग्नोरेबल सब्जेक्ट के ऊपर। हम में से बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते रहे हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा, गांव के अंदर हर 4 कोनों पे कम से कम 4 तालाब हुआ करते। गांव का सारा पानी तालाब में जाता था और वहाँ के कुएं, बावड़ी और चीजें ट्यूबवेल रिचार्ज हो जाया करते थे। तो हम लोग एक प्रण लें कि हम कम से कम अपने घर में कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे वाटर कंजर्वेशन हो सके और उसका रीयूज, रिसाइकल कर सकें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वन एंड ऑल हु जॉइंड दिस कॉन्फ्रेंस टुडे and it's been fantastic to hear the very good presenters. Thank you विपिन जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सर अभी एक चीज मिस कर गए, सर का बहुत बड़ा दिल है इस मामले में। इतनी व्यस्तता के बाद सारा काम सोशल, उसका कैसे क्या होगा, कैसे ये रियल इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा। मेरी कई मित्रों से इस बीच में चर्चा हुई, उनका ये मानना था और वो मानना उनका बिल्कुल सही है
कि क्या ये वेबिनार तक ही खत्म हो जाएगा बात होके। तो मैंने उनको आश्वासन दिलाया कि ये हमारा एक लाइन है, एक्शन बियॉन्ड डिस्कशन। तो उसका पहला मैं आपको एक छोटा सा प्रमाण देना चाहता हूं कि जो मेरे सपनों के का भिवाड़ी कपूर साहब का सपना है, उसके अंतर्गत भिवाड़ी में यूसीएस कैंप स्कूल में, जिसमें कौशिक साहब ने पूरा बड़ा दिल रखते हुए और ये अपना दरवाजा खोल दिया है, और वहाँ आपको वाटर लैब बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, उस पे कार्य शुरू हो गया है। तो वहाँ जो भी इच्छुक लोग हैं, अपने छत का पानी कैसे बचा सकते हैं और छोटे छोटे इनिशिएटिव, तो वो सीइंग इज बिलीविंग की थ्योरी पे हम काम करते हैं। जब आप देखेंगे तो आप करने में आपको आसानी लगेगी। जैसे बहन जी ने अभी बहुत छोटा सा उदाहरण दिया, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है कि आज आपने 6 बाल्टी ऊपर रखी छत पे, तो आपने कम से कम 60 लीटर पानी बचाया। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव बदलाव में लाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। इसी के साथ साथ यूसीएस कैंप में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एक पायलट मॉडल जल्दी दिखाई देगा, उस पर हमारा कार्य शुरू हो गया है। मैं छोटी सी जानकारी देते हुए सबको नमस्कार करूंगा। इसी इनिशिएटिव में हमारे को एक सफलता और मिली है, क्योंकि जब गुरु ज्ञान मिलता रहता है कौशिक साहब जैसों का और राम प्रकाश जी भाई साहब का, और जहाँ दर्शना बहन जी जैसी बहन मतलब कदम से कदम लगाए हुए चल रही है, तो हमारे को एक सफलता मिली कि हमारे देश के 3 संसदीय क्षेत्र बागपत और सिरसा और अलवर, तीनों के जनप्रतिनिधियों ने अपनी सहमति दी है कि आप मेरे सपनों के भारत के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो आप हमारे संसदीय क्षेत्र में करिए। और इतना ही नहीं, उनके वहां से उनके जो रिप्रेजेंटेशन में जो उनके पीए वगैरह हैं वो लगातार सीरियसली हमसे बात कर रहे हैं। हम उनको पूरी योजनाएं बता रहे हैं और वो योजनाएं धरातल पे आएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और आप हमारे साथ रहेंगे तो ये हम सब के सपनों का भारत बनेगा। मैं इसी के साथ आज के मुख्य अतिथि, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारे लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम जी ओझा, हिमांशु महावर जी, और रोटरी भिवाड़ी के अध्यक्ष श्री योगेश जैन जी, और दूसरे समाजों से भी, और यहाँ के जितने भी भिवाड़ी के आसपास के लोग जो भी व्यूअर्स जुड़े इसमें जुड़े, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। और इस मुहिम में सब लोग साथ आए और हम कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सभी को नमस्ते। अगली टॉक संडे को होगी, उसकी जानकारी दे दी जाएगी। सभी को नमस्ते, सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।